हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नो और निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। और आज हमारी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की अगली लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 होने वाली है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस दुर्गा अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम लोग चलो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हम लोग ये आज की क्लास में ये देखने वाले हैं। एंड इससे इस चैप्टर से अलोन 2 से 3 क्वेश्चंस आप जाकर के देखना 2023 के PYQ में आप देख सकते हो कि इस चैप्टर से आई हुई है, तो आप समझ सकते हो कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास की ओर। तो आज हमारी ये लेक्चर नंबर 9 होने वाली है एंड इन सभी मेंबर्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट ये होता है तो कि आपको जो वीडियोस की जो एक्सेस है वो जल्दी होती है, एक दिन पहले मिलती है आपको एक्सेस। तो मैं आप सभी को एनकरेज करूँगी कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करो टू गेट अर्ली एक्सेस ऑफ वीडियोज़। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो एंड अभी तुरंत सब्सक्राइब करो ऐसे ही फ्री में सारे कंटेंट्स के लिए। तो आज हमारी जो है ये चैप्टर नंबर 16 जो इंडेक्सेस है, जो कितने चैप्टर्स हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में पढ़ने वाले हैं, ये आपको मैंने पहली क्लास की जो हमारी PDF है उसमें आप देखोगे कि मैंने आपको जो है पूरी लिस्ट दी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देखना। ये चैप्टर नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसमें हमारा जो अपना पढ़ने का स्टाइल है वो क्या है कि हम लोग 30 मिनट्स में जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी की पूरी कंटेंट्स जो है आपको टोटली मिल जाए विथ MCQs एंड विथ PYQs। लेकिन चलो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने कोशिश करी है कि हर एक पॉइंट मैं कुछ भी ना छोड़ूं इस चैप्टर में, मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो चलो चल के हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। ठीक है, और आप देखना है कि इस चैप्टर को आप क्लास में साथ साथ मेरे करते करते ही आपको चैप्टर याद हो जाने वाला है। आपको घर पे जाकर के कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये फैक्ट्रीज एक्ट में सबसे पहले देखो यहाँ पे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेट्स द सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फैक्ट्रीज एक्ट है क्या, इसका क्या पर्पस है इस एक्ट को लाने की। इस एक्ट को लाने की देखो पर्पस ये है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स, यानी कि जो फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहे होते हैं उसके सेफ्टी के लिए इस प्रोविज़न को लाया गया था 1948 के टाइम पे। इट इज़ अप्लाई टू फैक्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये ऐसे फैक्ट्री पे अप्लाई होता है जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इंक्लूडिंग कि जहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं या फिर कुछ भी, जहाँ पे क्लोथिंग या फिर फुटवेयर प्रोडक्शन, डाइंग मतलब टेक्सटाइल कपड़े प्रोडक्शन, मतलब किसी भी तरह की प्रोडक्शन हो रही है, कुछ भी हो रही है, फैक्ट्रीज जो चल रही है मेनली वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए ये वाले जो है वो एक्ट लाए गए थे। तो उस एक्ट में क्या क्या लाया गया था देखो, अभी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी कि 4 कोड्स हमने देखा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, जो कि अभी जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एज अ कोड, अभी तक वो एक्ट नहीं बना है। तो ये सारे जो है ये सब जितने भी एक्ट है सब उसमें जाकर के जो है मिल जाएंगे अभी लेटेस्ट विथ अमेंडमेंट के साथ। लेकिन उस वक्त जितने भी एक्ट बने थे उसके क्या प्रोविजन है ये अभी भी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो आपको अभी भी पढ़ाई करनी है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि उस वक्त उसके एक्ट में जो है जो कि अभी भी एप्लीकेबल है हमारे यहाँ पे, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। द फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो रेगुलेट करता है द वर्किंग आवर्स फॉर ऑल द वर्कर, कि कितने देर वो लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, ये सब हम लोग सब आगे जाकर के देखने वाले हैं अभी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट अ वर्कर वीक शुड नॉट एक्सीड 60 आवर्स, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक वीक में एक वर्कर जो है उसकी मैक्सिमम वो कितने घंटे काम करेगा ये फिक्स है, दैट इज 60 आवर्स 60 घंटे। तो ये याद रखना है आपको। MCQs जब आप देखोगे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कितना मैक्सिमम तय किया गया है। ठीक है, तो ये 48 नहीं है, दैट इज 60 उस एक्ट के अकॉर्डिंग, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर टू रेगुलेट द आवर्स और द वर्किंग टाइम इन फैक्ट्री सो दैट कि वर्कर्स आर नॉट ओवरवर्क्ड। ऑब्वियसली एक सीलिंग तय करना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त जो कंडीशन थी वर्कर्स को तो काम करा करा के मार देते, तो एक सीलिंग तय करने की जरूरत थी ताकि उसकी भी हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है उसको ध्यान में रखा जाए, ज़्यादा ओवरवर्क ना हो जाए, ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, द एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोटेक्ट वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी, ये मैं बता चुकी हूँ। इस एक्ट का ये पर्पस है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है,
द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट इज, और अगर हम लोग डिटेल में जाने कि इस एक्ट को क्यों लाया गया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि इंश्योर द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, मेनली जो है वो वर्कर्स के हेल्थ को ध्यान में रख के, जैसे कि वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए भी प्रोविजन है, ऐसे नहीं कि लोग गंदे में वहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर आप ब्रीदिंग कर पा रहे हो, ऑक्सीजन ले पा रहे हो, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको बंद जगह में आपको सफोकेट करके मार दिया जाए। ठीक है, लाइटिंग होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें उसके प्रोविजन में इंक्लूड की गई। दूसरी पर्पस क्या है कि इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर, यानी कि प्रोवाइड करना द फेंसिंग ऑफ द मशीनरी। ऐसी नहीं है कि जो हजार्डस मशीनरी है जहाँ पे अगर जो है वर्कर्स अगर काम करेंगे तो उनके जो है वो जान जाने की संभावना है, तो उसकी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग का मतलब है कि वहाँ पे प्रॉपर एक घेरा होना चाहिए कि उसके अंदर जो है एंटर नहीं करना है, वहाँ पे जो है डेंजरस मशीन है। ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट्री में अगर सडनली आग वाग लग गई तो उसके लिए प्रोविजन है कि नहीं है, ये सब कुछ जो है इसमें डाला गया इस एक्ट में। थर्ड क्या है हमारा, इंश्योर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, यानी कि रेस्ट रूम होनी चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा एग्जॉशन हो गई, थकान हो गई, तबियत खराब लग रही है, कुछ भी हो रही है, तो प्रॉपर रेस्ट रूम है कि जहाँ पे जाके रेस्ट किया जा सके। वॉशिंग फैसिलिटी है, क्रेच फैसिलिटी फॉर फीमेल के लिए, जहाँ पे जो अपने बच्चे को छोड़ करके आ रही है, मतलब जैसे जिनके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे को वो घर पे छोड़ के नहीं आ सकती क्योंकि हस्बैंड भी काम पे जाते हैं, वाइफ भी आजकल काम पे जाती है, तो क्रेच फैसिलिटी वहाँ पे देना अनिवार्य है। मतलब ऐसा वहाँ पे आपको क्रेच फैसिलिटी के लिए भी मैंने बताया हुआ है कि मिनिमम जो है वो कंडीशन क्या है उसकी, कि अगर 50 वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं किसी भी फैक्ट्रीज में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसके लिए मैंडेटली एप्लीकेबल है कि उसको क्रेच फैसिलिटी देनी है, ताकि वीमेन जो है वो अपने वर्क पे रिटर्न हो सके। अगर क्रेच फैसिलिटी नहीं देंगे तो आप एक बार इमेजिन करो वीमेन की सिचुएशन कि वो तो बच्चे को छोड़ के कभी काम पे आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है कि रेगुलेट करना वर्किंग आवर्स एंड द लीव, यानी कि लिमिट द वर्किंग आवर्स पर डे। इस एक्ट का ये भी पर्पस है कि लिमिट करना कि मैक्सिमम आप कितने आवर्स जो है एक वीक में काम करोगे। ठीक है, प्रोवाइड वीकली हॉलीडे, कि वीकली हॉलीडे मिलेगी आपको, एनुअल कितनी लीव मिलेगी। एंड फिफ्थ अगर हम देखें पर्पस क्या है कि प्रोटेक्ट करना वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, दैट इज़ 14 ईयर्स से जो कम के बच्चे हैं, जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उसको जो है वो लोग काम ना करें, उसके लिए एक्ट लाया गया। एंड रेगुलेट करना द वर्क, जो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे, वो कितनी देर तक काम करेंगे उसकी भी सीलिंग एक तय की गई। ठीक है, प्रमोट कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट, यानी कि जितने भी लॉज वगैरह है वो फैक्ट्री जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें उसमें ध्यान रखना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्ट जो है वो किस पे एप्लीकेबल होती है, किस टाइप के इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। सबसे पहले अगर हम देखें तो फैक्ट्रीज जो कि एम्प्लॉइंग पावर ड्रिवन मशीनरी, ठीक है, यानी सबसे पहली जो कंडीशन है कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगी, कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे जो है वो 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं एंड वो लोग इस्तेमाल करते हैं पावर ड्रिवन मशीनरी, ऐसी मशीनरी जो पावर से चल रही होती है। ठीक है, पावर से चल रही होती है मशीनरी, अगर वो वहाँ इंस्टॉल है और 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ पे ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल है। आपको देखो यहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज बनेंगे एग्जाम में कि बताओ कि अगर पावर ड्रिवन इंडस्ट्री है तो कितने वर्कर्स जो है वहाँ पे अगर काम करें तो फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कन्फ्यूज मत होना इसको 50 से। ठीक है, जो क्रेच फैसिलिटी वाले थे सबके नंबर्स अलग अलग है तो आपको अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। दूसरा क्या है कि फैक्ट्री जो कि पावर ड्रिवन मशीनरी इस्तेमाल नहीं करती है वहाँ पे 20 है, यानी कि डबल कर दो नंबर। अगर पावर इस्तेमाल करती है तो 10 है और पावर नहीं करती है तो डबल कर दो। टाइप्स ऑफ द वर्क कवर्ड, यानी कि किस टाइप के वर्क कवर्ड है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिलेटेड ऑपरेशंस, इंसिडेंटल ऑपरेशंस, मतलब हर टाइप के आप इंक्लूड कर सकते हो, सारे ही टाइप के ऑपरेशंस कवर्ड है। एक्सक्लूजन्स में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ जो है वो एक्सक्लूड है, दैट इज मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर नॉट कंसिडर्ड वर्कर्स अंडर द एक्ट। जो एक मैनेजर लेवल पे स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो एडमिन वाले वर्क देखते हैं, उन लोगों को वर्कर्स नहीं माना जाता इस एक्ट के तहत। एंड सर्टेन सीजनल और टेम्पररी एस्टैब्लिशमेंट में बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, में भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है कि कुछ सीजनल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कोई एक पर्टिकुलर सीजन पे काम कर रहे होते हैं या फिर टेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट उस पर एप्लीकेबल, क्योंकि देखो परमानेंट वाले पे ही एप्लीकेबल होगी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। लेकिन अगर मान लो कि कोई टेम्पररी बेसिस पे भी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही सिर्फ खुलती है, उस पर भी जो है वो राज्य सरकार नोटिफाई कर सकती है कि इस पे भी एप्लीकेबल फैक्ट्रीज एक्ट होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को फिर से 2 मिनट पीछे करो और फिर से सुनो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 10+ वर्कर जो है वो पावर ड्रिवन मशीनरी के लिए है, और अगर पावर ड्रिवन मशीनरी नहीं है तो 20+ वर्कर हैं, यानी कि डबल कर दो।
ठीक है। एंड कवर करता है जितने भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, सारे ही टाइप के इंडस्ट्री को जो है वो कवर करता है इसमें। अब अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो देखो यहाँ पे फैक्ट्री किसको कहते हैं इस एक्ट के तहत, कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस जहाँ पे 10 या 20 प्लस वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉयड हैं, जहाँ जो कि इंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, यानी कि मैन्युफैक्चर यानी प्रोडक्शन होती है, बनती है चीज़ें वहाँ पे। एंड इंक्लूड्स एनी प्लेसेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इज इंसिडेंटल, यानी मेनली मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हाईलाइट की गई है। दूसरा क्या है, वर्कर, अ पर्सन जो कि एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इंक्लूडिंग अप्रेंटिसेस बट एक्सक्लूडिंग द मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि क्या अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो स्टाफ हैं या फिर जो मैनेजरियल लेवल स्टाफ है वो क्या वर्कर में इंक्लूड होंगे? तो नहीं, आपको याद रखना है इस एक्ट के तहत उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, कि वो नहीं इंक्लूड होंगे। और फैक्ट्री किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस, कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे उसको जो है वो फैक्ट्री बोला जाएगा। हेल्थ प्रोविज़न की बात करें तो इस एक्ट के तहत जो है, इस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें बोली गई है कि क्या क्या चीज़ जो है वो मेंटेन करना है प्रेमाइसेस में। मैंने आपको पहले भी बोला था क्लीनलीनेस ऑफ द प्रेमाइसेस, यानी कि ऐसे नहीं कि वहाँ पे वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे साफ़ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है, ताकि लोगों को जो है बीमारियाँ होनी शुरू हो जाए और लोग जो है वो मतलब एक काम करने के लिए सही माहौल नहीं है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक से आपको जो है जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयर है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है साफ़ सफाई वहाँ पे प्रॉपर होती है। दूसरी, एडिकेट वेंटिलेशन हो, यानी कि ब्रीदिंग, मैंने बोला कि प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह जो है वर्कर्स ले पा रहे हैं। थर्ड है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, एंड यूरिन फैसिलिटी, लैट्रिन फैसिलिटीज़, ये सब होनी चाहिए वहाँ पे। मेजर्स टू प्रिवेंट द डस्ट, फ्यूम्स एंड अदर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे डस्ट काफ़ी पैदा होती है तो वो जो है वर्कर्स के डायरेक्ट उसमें जा रही है, जो कि उसके हेल्थ के लिए काफ़ी खतरा है, तो इसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजनिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो भी वेस्ट जो क्रिएट होते हैं उससे, फैक्ट्रीज से, उसकी प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था है कि नहीं है, ठीक है। सेफ्टी प्रोविज़न की अगर हम बात कर ले तो फेंसिंग ऑफ द मशीनरी, मैंने आपको बताया कि मान लो कि कोई ऐसी मशीनरी की इस्तेमाल अगर होती है ड्यूरिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे जो मशीन हैज़ार्डस है, तो उसको प्रॉपर फेंसिंग करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, ठीक है, यानी कि उसको घेराव, ताकि कोई ऐसा नहीं कि कोई उसके अंदर चला जाए, कोई उसके पास चला जाए और उसको नुकसान पहुँच जाए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड पैसेजेस को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, साफ़ सफाई मतलब जो भी है ये सब, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह होना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जहाँ पे मान लो कि ऐसी जगह जाना पड़े जैसे कि माइंस में लोग काम करते हैं, ठीक है, तो अंदर जाते हैं माइंस में, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करना, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली अंदर चले जाएं विदाउट सेफ्टी नेट के, ठीक है। एंड प्रिकॉशंस ऑफ द फायर एंड हैजार्डस सब्सटेंसेस, मान लो कि फायर वायर अगर लग गई फैक्ट्री में तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविज़न है कि उसके लिए सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोविज़न्स जो है वो एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तब के समय में, ठीक है, 1948 के टाइम पे। अब अगर हम वेलफेयर प्रोविज़न की बात करें तो क्या क्या वेलफेयर प्रोविज़न होनी चाहिए। सोचो कि उस वक्त हमारी आज़ादी के जस्ट 1 साल पहले भी इतना सोचा गया एटलीस्ट कि ये सब चीज़ें जो है वर्कर्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे तो अंग्रेज़ के टाइम पे जो आपको पता होगा कि वो लोग बहुत हार्सली काम करवाते थे, कोई ब्रेक नहीं मिलती थी, कोई छुट्टियाँ नहीं होती थी। जब आप पढ़ोगे, मैं आपको जब मॉडर्न की क्लासेस लेकर के आऊँगी तो आप देखना कि मैं उसमें आपको प्रॉपर एक्ट के थ्रू बताऊँगी कि कब कैसे धीरे धीरे बहुत मुश्किल से, बहुत 20 साल 30 साल के बाद, जब फैक्ट्रीज एक्ट जो पहली वाली आई थी उसके बाद 20-30 साल के बाद जो है एक वर्किंग यानी कि संडे की छुट्टी स्टार्ट हुई है, यानी कि पहले तो कोई छुट्टी भी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। एंड काफ़ी लोग जो है वो क्लासेस के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डोंट वरी, धीरे धीरे सारी क्लासेस आएंगे। एंड जो भी कह रहे हो ना कि एक क्लासेस को पहले ख़त्म करो, दिस इज़ मुझे लगता है कि बहुत ही रेडिकुलस आइडिया है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी क्लासेस पैरेलल चलती जा रही है। आप भी अपनी तैयारी साथ साथ करते रहो, सारी चीज़ें जो है वो पैरेलली चल रही है, आप भी रिवीजन अपनी जारी रखो, जो चीज़ें होती जा रही है उसको नई चीज़ें पढ़ते जाओ, जो पुरानी जितनी भी है उन सभी को रिविज़न करते जाओ। 3-4 सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन ये है स्ट्रैटजी है। एंड वन सब्जेक्ट स्ट्रैटजी तो मैं कभी फॉलो नहीं करती, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ उससे, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं। पहले एक ख़त्म कर दो फिर दूसरा ख़त्म करो, नहीं, एक साथ सब कुछ चल रही है, आप पीछे की सारी चीज़ें रिवाइज करो और साथ साथ करते जाओ, ठीक है। एंड क्लासेस जो है मॉडर्न की एंड पॉलिटी की जो है वो जल्दी आने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं कोशिश कर रही हूँ, PDF में एक्चुअली टाइम लग रहा है उसको बनने में, तो डोंट वरी, क्लासेस सारे टाइम से आती जाएंगी। ऑडिट जो है वो खत्म हो ही गया है, बस एक क्लास उसकी लेक्चर नंबर 5 बची हुई, जिसमें कि मैं PYQs वगैरह दिखाने वाली हूँ, बाकी जो है वो खत्म हो गया है। एंड सोशल सिक्योरिटी की भी 4 से 5 क्लासेस और आएंगी और वो सोशल सिक्योरिटी भी डन हो जाएगी, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे वेलफेयर प्रोविजंस के लिए क्या है कि फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसको, ठीक है। मान लो कि कुछ चोट वोट लग गई तो इनिशियल एक फर्स्ट एड फैसिलिटी जो है वो होनी चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लॉकर रूम्स होनी चाहिए, क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए वो वर्कर्स चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। अगर 30 से ज़्यादा वीमेन अगर एम्प्लॉय किया हुआ है तो क्रेच फैसिलिटी देना अनिवार्य था उस समय, 1948 के टाइम पे भी थी। याद रखना इन सब नंबर्स को। अब देखो अगर हम वर्किंग आवर्स की बात कर लें तो फॉर एडल्ट वर्कर, मान लो कि कोई 18 साल या उससे ऊपर है तो एडल्ट वर्कर की कैटेगरी में वो आ गए। उसके लिए वर्किंग आवर्स क्या तय की गई थी? मैक्सिमम जो वर्किंग आवर तय की गई थी दैट इज़ 9 आवर्स। एक दिन में 9 घंटे आप काम करोगे। फैक्ट्रीज एक्ट, आप ये ध्यान रखना कि ये उस समय की बात नहीं है जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे, ये इस समय की बात है जब आज़ादी मिल चुकी है, ठीक है। अब हमारी सरकार, हमारे लोग जो है वो लोग कानून बना रहे हैं, इसलिए आपको ये 9 घंटे दिख रहे हैं। अगर वो लोग बना रहे होते तो मैंने तो 11 घंटे देखे हुए हैं उनके एक्ट में, 11 घंटे, 9 घंटे तो कभी देते ही नहीं थे वो। तो 9 घंटे के इंट्रोड्यूस किए गए। आज भी तो 9 ही घंटे हैं। आज भी मैं जो मेरी जो टाइमिंग है बैंक की वो यही है, 9 to 6, तो 9 to 6 है तो 9 घंटे। आई थिंक सारी ही कंपनीज़ में जो मेजरली जो इंडियन ट्रेडिशन है ये 9 घंटे ही फॉलो करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो आवर्स पर वीक है दैट इज़ 48 आवर्स। याद करो पहले जो है 60 थे, 60 आवर्स जो है वो तय की गई थी 1948 के जो एक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखो कितने हैं, 48 आवर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। वीकली हॉलीडे इंट्रोड्यूस किया गया, एटलीस्ट 1 डे ऑफ पर वीक जो संडे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। वीकली ओवर टाइम वर्क यानी कि अलाउड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस मस्ट बी पेड एट ट्वाइस द नॉर्मल रेट। आप अगर ओवर टाइम करोगे तो जो आपको नॉर्मल जो पर घंटे के हिसाब से आपको मिल रही होती है वेजेस, जो पैसे मिल रहे होते हैं उसके डबल मिलेंगे आपको ओवर टाइम में, ये इंट्रोड्यूस किया गया। शिफ्ट वर्कर यानी कि स्पेशल रिस्ट्रिक्शन टू इंश्योर एडिकेट रेस्ट इंटरवल मिले, यानी कि शिफ्ट सिस्टम स्टार्ट किया गया मॉर्निंग, नून एंड नाइट, ताकि जो फर्स्ट शिफ्ट में काम करे उसको दूसरे शिफ्ट में रेस्ट मिले, वो लगातार काम ना करे, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स एंड वीमेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रेन, अगर 14 साल से बच्चे अगर छोटे हैं तो उसको जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया कि वो जो है वो काम नहीं कर सकते, फैक्ट्री में किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट प्रोहिबिट किया गया, मतलब किसी भी एंगल से काम नहीं कर सकते, ठीक है। एडोलसेंट जो है यानी कि यंग पर्सन यानी कि 14 से 18 तक के बीच में जो टीनेजर्स हैं उसको एम्प्लॉय किया जा सकता है सिर्फ नॉन हजार्डस में। इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है। चिल्ड्रेन जो है 14 से कम अगर है तो उसको एकदम मना किया गया, लेकिन जो 14 से 18 के बीच में है उसको सिर्फ नॉन हजार्डस यानी कि जो खतरनाक नहीं है वहां वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। 14 से 18 वाले, ना कि 14 से नीचे वाले। 14 से नीचे वाले किसी भी तरीके, चाहे खतरा हो चाहे नहीं हो, वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 14 से 18 वाले जो है वो अगर खतरा नहीं है, नॉन हजार्डस में काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्शंस कितने किए गए इनके लिए? ये एडोलसेंट के लिए जो 14 से 18 इनके लिए किया गया कि ये मैक्सिमम 6 घंटे काम करेंगे एक दिन में, जैसे बाकियों के लिए 9 घंटे हैं, इनके लिए 6 घंटे हैं। कोई नाइट शिफ्ट में ये काम नहीं करेंगे, इनके लिए नाइट शिफ्ट एप्लीकेबल नहीं है, एंड इनके लिए रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स रिटर्न परमिशन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन सम केसेस। जो एम्प्लॉयमेंट इनको दे रही है वो प्रॉपर एक रिटर्न में जो है परमिशन लेंगी, जो इसको जहाँ से ये एम्प्लॉय कर रही है 14 से 18 यानी कि एडोलसेंट को, ठीक है। विमेन वर्कर की अगर हम बात करें तो नाइट वर्क रिस्ट्रिक्ट किया गया, यानी कि विमेन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो नाइट में काम नहीं करेंगी। विमेन कांट वर्क बिटवीन 7 बजे जो है वो 7 बजे शाम के बाद सुबह 6 बजे तक, यानी कि जो नाइट शिफ्ट होता है शाम के 7 से लेकर के सुबह के 6 तक, वो जो है विमेन काम नहीं करेंगी। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक किसी सिचुएशन में अलाउ करे तो वो अलग बात है, बट नॉर्मली नहीं करेंगी काम। रेस्ट इंटरवल होना जरूरी है, मैंडेटरी वर्क ब्रेक होना। सेफ्टी एंड वेलफेयर यानी कि स्पेशल प्रोविजन जैसे कि क्रेच फैसिलिटी हो गई, अगर 30 से ज़्यादा वीमेन अगर काम कर रही है तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे होनी चाहिए। एनुअल लीव एंड हॉलीडे की अगर हम बात कर ले तो एनुअल लीव विथ वेजेज, यानी कि वर्कर्स जो है आर एंटाइटल्ड टू एनुअल लीव विथ वेजेज आफ्टर 240 डे ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर, ठीक है। अगर हम एनुअल लीव की बात करें, ऐसा नहीं कि जो साल में जो आपको छुट्टी मिलेगी वो जो है आपको विथ सैलरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि छुट्टी जो आप ले रहे हो उसके पैसे कट जाए। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि एनुअल लीव आपको मिलेगी, उसकी सैलरी भी मिलेगी। कब? अगर आप साल में जो है वो 240 दिन अगर ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो जो भी आप साल में छुट्टी लेते हो जो आपको एनुअल लीव मिलेगी, जो भी उसकी कंपनी की एक होती होगी अपनी, कि जैसे हमारे यहाँ है कि 42 डेज़ की लीव मिलती है आपको एनुअली पूरे टोटल, तो उसी तरह से जो उस वक्त लीव है वो एनुअल, वो अगर आपको मिलेगी उसके पैसे नहीं कटेंगे अगर आपने 240
40 दिन काम किया है साल में तो। लीव इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज वर्क, जितने दिन आप काम करोगे उसी के हिसाब से लीव तय की जाती थी। पर्पस यही है कि टू इंश्योर करना कि प्रॉपर रेस्ट मिले वर्कर्स को, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे की बात करें तो प्रोविजन फॉर पेड पब्लिक हॉलीडे, यानी कि इस समय डाला गया। सोचो पहले क्या होता था कि हॉलीडे अगर कुछ भी होता तो पैसे काट लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी पब्लिक हॉलीडे होगी, पब्लिक हॉलीडे तो ऑब्वियसली सरकार तय करती है, तो सरकार तय करती है ये पेड होगी। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं आ रहे हो तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, पेड हॉलीडे होंगी, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर यानी कि अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अब जो है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो है वो क्या होंगे, वहाँ पे इंस्पेक्टर होंगे जो कि अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इस चीज़ के लिए कि फॉर इंश्योरिंग द फैक्ट्री जो है वो इन सब रूल्स रेगुलेशंस की फॉलो जो है वो कर रही है कि नहीं कर रही है। पावर्स क्या होंगे इन सब इंस्पेक्टर्स के, तो कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं फैक्ट्री को किसी भी टाइम पे। दूसरा कि वो कोई भी रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स निकाल के जो भी फैक्ट्री जो है मेंटेन करती है उसको निकाल के चेक कर सकते हैं। कंप्लायंसेस वगैरह वो चेक करेंगे एंड नोटिस भी इशू कर सकते हैं अगर उनको लगता है कंपनी जो है किसी भी चीज़ में जो है वो लैक कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। तो इन्फोर्समेंट की बात करें तो नॉन कंप्लायंस जो है, अगर कंपनी जो मान लो ये सब अगर नहीं फॉलो करती है इन सब रूल्स को, तो कंपनी पे फाइन लग सकते हैं, कंपनी पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है वहाँ के जो भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और नहीं तो दोनों, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि उनको जेल हो सकती है, किनको होगी, कंपनी को तो होगी नहीं। अब क्यों नहीं होगी, मैंने आपको उसी में बताया था, ये चीज़ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए आप अकाउंट्स की क्लास आकर के देखो, ठीक है। तो फाइन प्लस इम्प्रिजमेंट यानी तो दोनों लग सकती है। अब देखो पेनल्टीज़ की अगर हम बात कर लें तो कंसिक्वेंसेस क्या है नॉन कंप्लायंस के, कि मान लो कंपनी जो है इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर इंस्पेक्टर होंगे, ठीक है। फाइन्स में देखो यहाँ पे क्या है कि मॉनेटरी पेनल्टी जो कि इम्पोज्ड ऑन फैक्ट्री एंड ऑक्यूपायर फॉर वॉयलेटिंग प्रोविजंस, यानी कि फाइन्स लगेंगे, इम्प्रिजनमेंट भी लगेगी, या और नहीं तो दोनों लग सकते हैं। पर्पस ऑफ पेनल्टी क्या है, ताकि कि एक्ट का ऑब्वियसली कंप्लायंस करे फैक्ट्री, एंड टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर, एंड वर्कर्स की एक्सप्लॉयट न कर पाए फैक्ट्रीज, इसलिए जो है ये सब पेनल्टीज लाए गए हैं। तो बस हमने आज जो है जितने भी हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के जो भी प्रोविजंस थे वो हमने देख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि 2023 में अलोन जो है इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके पहले वाले सब कुछ मैं PYQ दिखाऊंगी, और इस पे बेस्ड कम से कम हम लोग 20 से 25 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे MCQ के थ्रू। और आपको पता ही है जो भी मिसलेनियस थोड़े बहुत चीज़ कहीं भी छूट जाते हैं कुछ भी, तो वो MCQs में कवर हो जाते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में वो देखेंगे, एंड हम लोग कोई नई चैप्टर जो है इसके बाद जो हमारी अगली एक्ट होगी वो हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।